शाजिया हमारे पड़ोस में रहती थी। इन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे और टेलीफोन भी किसी किसी घर में होता था। हमारे घर फोन लगा हुआ था, जबकि शाजिया के घर टेलीफोन नहीं था। शाजिया अक्सर टेलीफोन के बहाने हमारे घर आ जाती थी। कभी इसको कहीं फोन करना होता था, कभी इसका कोई फोन आ जाता था। हम पड़ोसी होने के नाते इसको बुला लिया करते थे, मगर हर बार जब भी कोई फोन आता, शाजिया हंस हंस कर बातें करती और इस दौरान इसको अपना और किसी दूसरे का कोई ख्याल नहीं रहता था। वो ये भी नहीं सोचती थी कि हम पड़ोस वाले इसके बारे में क्या ख्याल करेंगे। शाजिया के वालिदैन की आपस में नहीं बनती थी, हर वक्त लड़ते रहते थे। इस वजह से औलाद पर सही तवज्जो नहीं दे पाते थे। दरअसल शाजिया अपने घर के माहौल से उकताई हुई थी और मायूस थी। वो बारहा मुझ पर अपने एहसासात का इजहार कर चुकी थी। कहती थी, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास आकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। दिल करता है तुम्हारे घर रह जाऊं, तुम्हारा घर तो जन्नत है। एक मेरा घर है जहां हर वक्त अम्मी और अब्बू की लड़ाई होती रहती है। इन्होंने तो जिंदगी को जहन्नुम का नमूना बना रखा है। दिल चाहता है कहीं भाग जाऊं। एक दिन शाजिया का फोन आया तो मैंने इसको अपने घर की खिड़की से इशारा करके बताया कि तुम्हारा फोन आया है। वो दौड़ी हुई आई। फोन पर किसी ने इससे ना जाने क्या कहा कि रोने लगी। अम्मी बावर्ची खाने में थी और मैं अपने कमरे में, जबकि फोन बरामदे में लगा हुआ था। अचानक अपने कमरे से निकली तो शाजिया को रोते हुए देखा। बड़ी हैरान हुई कि शाजिया को किसी ने ऐसी क्या बात कह दी है जो वो फोन सुनते सुनते रोने लगी है। जब इसने रिसीवर रख दिया तो मैं इसके पास गई और पूछा, शाजी क्या बात है, तुम क्यों रो रही थी? कहने लगी, बहुत बदनसीब हूँ मानो। अपने घर के माहौल से छुटकारा पाने के लिए मैंने अहमद का सहारा लिया था। इसने बड़े वादे किए थे कि तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन आज इसने अपनी मंगेतर से शादी कर ली है। मैंने अपना सब कुछ इस पर कुर्बान किया और इस मोड़ पर आकर अहमद ने मुझे धोखा दे दिया। मुझको शाजिया पर रहम आया। इसके आंसू पोंछे, तसल्ली दी और पानी पिलाया। ये भी डर था कि इसके साथ हमदर्दी करते हुए अम्मी मुझे देख ना ले, क्योंकि जब वो फोन सुनने आती थी हम इससे लाताल्लुक रहते थे। अहमद और शाजिया का कुर्ब किस हद तक था ये तो खुदा ही जाने, मगर शाजिया पर अहमद की बेवफाई का गहरा असर हुआ और वो बीमार हो गई। ताहम मेरे अलावा इसने किसी को ये नहीं बताया कि इस पर क्या गुजर रही है। शाजिया को अजीब से दौरे पड़ने लगे। काफी इलाज हुआ लेकिन वो अच्छी ना हो सकी। लोगों की जुबान को कौन रोक सकता है। कोई कहता लड़की की जल्दी शादी कर देनी चाहिए, कोई कहता कि जुनून का साया है। आखिर इसकी माँ इसको पेशावर ले गई, जहाँ शाजिया की बड़ी बहन का घर था। 3 माह के बाद शाजिया और इसकी माँ वापस घर लौट आईं। अब शाजिया काफी संभल चुकी थी। वो हमारे घर आई, पहले से बेहतर और पुरउम्मीद नजर आती थी। इसके आते ही फिर वही पुराना सिलसिला चल पड़ा। हमारे यहाँ फोन आता, मैं खिड़की से इशारा करती तो वो दौड़ी हुई आ जाती। अब्बू और भाई घर से बाहर होते, सिर्फ मैं और अम्मी होते थे, इसीलिए वो बेधड़क चली आती थी। इस दफा कुछ और मामला था। शाजिया अब किसी और लड़के से शादी की बातें करती थी। फोन अक्सर आता था तो शाजिया इसको यही कहती थी कि तुम मेरे घर आ जाओ और मेरे वालिदैन को कहो कि वो शादी की तारीख दे। एक दिन अम्मी ने शाजिया की माँ से ये बात कह दी कि तुम्हारी लड़की किसी लड़के से शादी की बातें करती है, क्या ये बात तुम्हारे इल्म में है? वो बोली, हाँ, ये किसी से शादी करना चाहती है, मगर लड़का मैंने देखा है और ना शाजिया की अब्बू ने। मगर इस लड़की की जिद है कि नादिर से शादी करनी है। हालात को मद्देनजर रखते हुए शाजिया के वालिदैन ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, मगर वो अब भी चुप चुप रहते थे, क्योंकि लड़का अभी तक इनके सामने नहीं आया था। जाहिर है जब तक लड़का देखा ही ना हो इत्मीनान कैसे आता। वो अजीब तजब्जुब की कैफियत में थे। इधर शाजिया थी कि कहती थी कि लड़का सिर्फ एक बार आएगा, बस शादी के वक्त। इस बात का दुख इसके वालिदैन को बहुत था कि लड़का पहले क्यों नहीं आ सकता, सिर्फ ब्याह के वक्त ही क्यों आएगा। हम भी सोचते थे कि ये कैसी अजीब शादी होगी कि लड़का सिर्फ ब्याह के वक्त आएगा। शाजिया का घर बेसुकून और बिखरा बिखरा था। इन दिनों तो सारे घर में अकेली शाजिया ही खुश थी, बाकी सारे लोग गुमसुम थे।
एक दिन नादिर का फोन आया कि शाजिया, मैंने तुम्हारे वालिद के दफ्तर में फोन करके शादी की तारीख ले ली है। इस दिन तो इस लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शादी की तारीख का मरहला आया। ये मरहला पहले भी अकेली शाजिया तय कर रही थी। अकेली ही बाजार जाती, अपने लिए कपड़े लाती, चीजें, गोटा किनारी का सामान और दीगर खरीदारी भी खुद करती। घर वाले इसके किसी काम में हाथ नहीं बटा रहे थे। वो फिर भी खुश नजर आती थी। मुझे कहती, मानो कम से कम इस जहन्नुम से निजात मिल जाएगी। मैं जल्द अज जल्द इस घर से दूर हो जाना चाहती हूँ। वो अपनी शादी के जोड़े हमारे घर लेकर आई। अम्मी ने इस पर तरस खाकर कुछ दुपट्टे रख लिए और मुझे कहा कि इसके दुपट्टों पर गोटा लगा दो। ये अकेली सारा काम कर रही है। मैंने इसके दुपट्टों पर किनारी लगाई और कुछ कपड़ों की तैयारी में इसकी मदद की। वालिदैन को बहुत दुख था। भाई भी चुप थे कि जिस लड़के को ना इन्होंने देखा, ना ये पता कि इसका खानदान कैसा है और वो क्या करता है, शाजिया ने इससे शादी के लिए जिद पकड़ ली थी। आखिर अपनी बात इनसे मनवा भी ली। बार बार कहते थे एक बार लड़का निकाह से कबल हमसे मिल ले, मगर इनको यही जवाब मिलता कि मजबूरी है, वो नहीं आ सकता, बस शादी के वक्त ही आ सकेगा। बिल आखिर शादी का दिन भी आ गया। शाजिया की बहन पेशावर से आ गई। पास पड़ोस के चंद लोगों को भी बुलाया गया। ताहम ये शादी चुपचाप हो रही थी। ना कोई ढोलक, ना कोई खुशी। दुल्हे को जुमेरात वाले दिन अपने चंद दोस्तों के साथ आना था और जुम्मे को बारात के साथ शाजिया ने रुखसत हो जाना था कि बुध के दिन फोन आ गया, आप लोग ठहर जाएं, ये शादी सोच समझ कर करें। ये दुल्हे के बड़े भाई का फोन था। शाम को नादिर का भाई आ गया। इसने हंगामा कर दिया कि ये शादी कैसे होगी जबकि मेरे भाई ने अपनी बहन का जेवर चोरी किया है। हमने इस पर चोरी का केस किया हुआ है। वो मफरूर मुल्जिम है। ये सारी बातें शाजिया के वालिद सर नीचा करके सुनते रहे। अगले दिन पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। किसी ने पुलिस को मतला कर दिया था कि नादिर जो मफरूर मुल्जिम है, इसकी इस घर में आज शादी है और वो आने वाला है, लिहाजा इसको गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने आकर शाजिया के वालिद से कहा, दुल्हे को हमारे हवाले कर दो, हमने इसको थाने ले जाना है। अंकल ने जवाब दिया, वो आए तो सही, अभी तो वो आया ही नहीं और ना ही हमें इसके हालात पता हैं कि दरअसल मामला क्या है। शाजिया के घर में एक हंगामा मच गया, जैसे कोई मर गया हो। माँ सकते में बैठी थी। भाई सोच रहे थे कि वालिद ने बगैर सोचे समझे बेटी के कहने में आकर हाँ तो कर दी थी, मगर अब क्या करे। कुछ मोहल्ले के शरीफ लोग इकट्ठे होकर थाने गए और उन्होंने इंस्पेक्टर को कहा कि आप पुलिस लड़की वालों के दरवाजे से हटा लें। जब मुल्जिम आएगा हम खुद आपको बुला लेंगे। अभी खुदा के लिए इन बेचारों के घर के दरवाजे पर पुलिस को ना बिठाएं, क्योंकि शादी में इनके रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं और इनकी बेइज्जती हो रही है। पुलिस वालों ने इनकी ये बात मान ली और वो वहाँ से चले गए। लेकिन वो अपने आदमी सादा कपड़ों में इनके घर के इर्द गिर्द तैनात कर गए। जुमेरात को नादिर अपने 2-4 दोस्तों के हमरा दुल्हन के घर आ गया। शाजिया के वालिद ने इसको बताया कि पुलिस आई थी, हमारी बनी बनाई इज्जत खराब हो गई है, मोहल्ले वाले अलग बातें बना रहे हैं, इधर दुल्हन की माँ की तबीयत खराब हो गई है। घर वालों ने दुल्हन को समझाया कि अब भी वक्त है, तुम इनकार कर दो, हम नादिर को जवाब दे देंगे, क्योंकि नादिर ने यही कहा है कि अगर दुल्हन इस शादी पर राजी है तो मैं दुल्हन लेकर जाऊंगा और अगर वो इनकार कर दे तो मैं वापस हो जाऊंगा। शाजिया नहीं मानी। इसने कहा, नादिर कातिल है या मुजरिम, वो जैसा भी है मुझे मंजूर है। अगर आप लोगों ने मेरी शादी नादिर से नहीं की तो मैं खुद ही इसके साथ चली जाऊंगी। घर वालों के लिए ये बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि अब तो लड़की दुल्हन बन चुकी थी। लिहाजा उन्होंने यही बेहतर समझा कि जो ये लड़की चाहती है वही करो। अगर इसका यही फैसला है तो खुद भुगतेगी। जल्दी जल्दी नादिर का निकाह शाजिया से पढ़ा दिया गया। इस रात पुलिस नहीं आई। शायद पुलिस भी चाहती थी कि लड़की वालों की इज्जत रह जाए और ये शादी हो जाए तो अगले दिन नादिर को गिरफ्तार कर लेंगे। सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस वालों ने इस रात अंकल के घर के गिर्द पहरा दिया। अगले दिन जब नादिर शाजिया को साथ लेकर रुखसत होने लगा तो पुलिस आ गई। शाजिया को वालिदैन के घर रहने दिया गया और पुलिस नादिर को लेकर चली गई। इस बात से जहां घर वालों को बहुत सदमा हुआ, वहां शाजिया के वालिदैन की रुसवाई भी हुई। और शाजिया को क्या मिला
क्योंकि वो दिन और आज का दिन वो अभी तक अपने वालिदैन के घर है। नादिर को उम्र कैद हो गई और फिर वो कभी शाजिया को विदा करने नहीं आ सका। शाजिया इससे जेल में मुलाकात करने जाती थी। ये अनोखी मोहब्बत थी कि सब कुछ सह कर भी नादिर से मोहब्बत करती रही और इसका इंतजार करती रही। न जाने शाजिया का ये फैसला गलत था या सही, मगर इसको इस शादी की सख्त सजा झेलनी पड़ी। घर जिसको वो दोज़ख समझती थी और जिस जहन्नुम नुमा माहौल से वो छुटकारा पाना चाहती थी, वो छुटकारा फिर भी इसको ना मिल सका और शादी के बाद वो एक दिन के लिए भी इस घर से ना जा सकी और ना ही अपने माहौल से निजात पा सकी। कुदरत के फैसले भी किस कदर अटल होते हैं कि इंसान इनके आगे बेबस हो जाता है। ये सच है कि इसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता।